नमस्कार। आज के इस डीप डाइव में सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी होस्ट हूँ और आज हम 9 अप्रैल के करंट अफेयर्स का एक बहुत ही गहरा विश्लेषण करने वाले हैं। जी, सभी को मेरा भी नमस्कार। मैं आज के विषय विशेषज्ञ के रूप में इस चर्चा में आपके साथ जुड़ रहा हूँ। बिल्कुल। और आज का हमारा मकसद सिर्फ खबरों को पढ़ना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये घटनाक्रम भारत की अर्थव्यवस्था, हमारी कूटनीति और समाज को आखिर कैसे प्रभावित कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अगर हम इन तथ्यों के पीछे का क्यों नहीं समझेंगे तो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हो या फिर देश दुनिया की वैचारिक स्पष्टता, दोनों ही अधूरी रह जाएंगी। सही कहा। और आज हमारे पास ग्लोबल ट्रेड से लेकर बिल्कुल जमीनी स्तर के बैंकिंग सिस्टम तक की खबरें हैं। शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास से करते हैं। एक तरफ भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पर्यावरण संधियों का पालन करने में दुनिया भर में नंबर 1 बन रहा है। जी बिल्कुल। लेकिन ठीक उसी समय हमारे अपने देश का एक प्रमुख आर्थिक केंद्र ऐसा है जहां की हवा में सांस लेना लगभग धीमा जहर पीने के बराबर हो गया है। ये एक बहुत ही तीखा विरोधाभास है और इस पूरे परिदृश्य को समझने के लिए हमें चीजों को एक बड़े नजरिए से देखना होगा। हाँ, हम अर्थव्यवस्था या कूटनीति को अलग अलग बॉक्स में नहीं रख सकते। बिल्कुल नहीं। ये सब एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए नेटवर्क्स हैं। मान लीजिए जब पश्चिम एशिया में कोई भू राजनीतिक उथल-पुथल होती है, हाँ, तो उसका सीधा असर इस बात पर पड़ता है कि भारत के एक छोटे उद्योगपति को अपना माल बाहर भेजने में कितनी लागत आएगी। तो इसी वैश्विक अर्थव्यवस्था और व्यापार से शुरुआत करते हैं। मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए भारत की जीडीपी विकास दर का जो अनुमान था उसे संशोधित करके 6.2% कर दिया है। जी। और इसके पीछे उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव और वैश्विक अनिश्चितताओं का हवाला दिया है। अब अक्सर जब विकास दर के अनुमान में कटौती होती है ना, तो लोग इसे अर्थव्यवस्था की कमजोरी मान लेते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है, लेकिन ये पूरी तरह से सच नहीं है। देखिए, मॉर्गन स्टैनली का यह आंकड़ा दरअसल भारत की घरेलू कमजोरी को नहीं दिखा रहा है। अच्छा, तो फिर ये क्या दर्शा रहा है? ये वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं की ग्लोबल सप्लाई चेन्स की संवेदनशीलता को दिखाता है। पश्चिम एशिया का तनाव कोई हवाई बात नहीं है। इसका सीधा मतलब है लाल सागर और स्वेज नहर जैसे जो अहम व्यापारिक मार्ग हैं उन पर खतरा। हाँ, जहां से हमारे मालवाहक जहाज गुजरते हैं। बिल्कुल। और जब वहां जहाजों पर हमले का डर होता है तो उन्हें अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप का एक बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता है। ओह, तो इससे तो यात्रा का समय बहुत बढ़ जाता होगा। समय भी बढ़ता है और ईंधन की लागत भी। और साथ ही जहाजों के बीमा का जो प्रीमियम है वो आसमान छूने लगता है। आयात बहुत महंगा हो जाता है। आयात महंगा होता है और हमारे निर्यातकों का मार्जिन कम हो जाता है। अब आप सोचिए, इन भयंकर वैश्विक झटकों के बावजूद अगर कोई अर्थव्यवस्था 6.2% की दर से बढ़ने की क्षमता रखती है तो ये तो बहुत बड़ा अचीवमेंट है। बिल्कुल, ये उसके लचीलेपन और मजबूत घरेलू मांग का बहुत बड़ा प्रमाण है। मैं इसे ऐसे देख रही हूँ जैसे वैश्विक अर्थव्यवस्था एक शतरंज के खेल की तरह। दिलचस्प है। हाँ, जहाँ ये जो पश्चिमी एशिया का तनाव है वो एक खराब मौसम की तरह है जो पूरे बोर्ड को प्रभावित कर रहा है, लेकिन इसके बावजूद भारत लगातार अपनी चालें चल रहा है। सही कहा। और अपनी चालों को और मजबूत बनाने के लिए भारत द्विपक्षीय व्यापार समझौतों का सहारा ले रहा है। हाँ, जैसे भारत ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता, जिसे हम ECTA कहते हैं। इसके हाल ही में 4 साल पूरे हुए हैं। जी। और देखिए, कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट रातों रात अपना असर नहीं दिखाता है। नहीं, उसमें समय लगता है। बिल्कुल। इन 4 सालों में धीरे धीरे टैरिफ कम हुए हैं। दोनों देशों के व्यवसायों ने एक दूसरे के बाजारों को समझा है। हाँ, और आज हम देख रहे हैं कि शिक्षा हो, खनिज हो या कृषि उत्पाद, दोनों देशों के सप्लाई चेन आपस में काफी जुड़ गई हैं। और व्यापार समझौतों का यही असली काम है, नए और सुरक्षित व्यापारिक रास्ते बनाना जो किसी एक क्षेत्र के तनाव से आसानी से प्रभावित नहीं होते। अच्छा, व्यापार की बात हो ही रही है तो भारत के कॉफी निर्यात के आंकड़े भी बहुत शानदार आए हैं। अरे हाँ, वो आंकड़े तो बहुत ही दिलचस्प हैं। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कॉफी निर्यात 17% बढ़ गया है और ये रिकॉर्ड $2.136 बिलियन तक पहुंच गया है। हाँ, और इसके पीछे का कारण केवल ये नहीं है कि हमने अचानक से बहुत सारी कॉफी उगानी शुरू कर दी। तो फिर क्या कारण है? इसके पीछे मौसम और वैश्विक बाजार के गणित का बहुत बड़ा हाथ है। देखिए, वियतनाम और ब्राजील दुनिया के सबसे बड़े कॉफी उत्पादक हैं। हाँ, वहाँ सबसे ज्यादा कॉफी होती है।
लेकिन जब वहाँ जलवायु परिवर्तन या बेमौसम बारिश के कारण फसल खराब होती है ना, अच्छा, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कॉफी की कमी हो जाती है। बिल्कुल। और इसी खालीपन का फायदा उठाते हुए हमारे भारतीय निर्यातकों ने बेहतर कीमतों पर अपनी कॉफी बेची है। हाँ हाँ, मतलब ये मौके पर चौका मारने वाली बात हो गई। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अवसरों को सही समय पर भुनाने का ये एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है। लेकिन सिर्फ उत्पाद बेचना ही काफी नहीं है ना, उस उत्पाद को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने का एक तंत्र भी तो चाहिए। बिल्कुल चाहिए। लॉजिस्टिक्स के बिना तो व्यापार संभव ही नहीं है। इसी बात पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का वो बयान बहुत अहम हो जाता है। उन्होंने कहा है कि इंडिया पोस्ट 2030 तक खुद को एक वैश्विक लॉजिस्टिक्स प्लेयर के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य बना रहा है। जी, इंडिया पोस्ट अब सिर्फ चिट्ठियां बांटने वाला विभाग नहीं रह गया है। हाँ, ई कॉमर्स के इस दौर में तो बिल्कुल नहीं। मान लीजिए भारत के किसी छोटे शहर का कोई कारीगर अपना सामान यूरोप या अमेरिका में बेचना चाहता है, तो उसे एक बहुत ही सस्ते और भरोसेमंद नेटवर्क की जरूरत होगी। बिल्कुल। और इंडिया पोस्ट अपने इतने विशाल ढांचे का इस्तेमाल करके इसी अंतर्राष्ट्रीय ई कॉमर्स पार्सल मार्केट पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। तो ये तो हुई बड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और लॉजिस्टिक्स के ढांचे की बात। अब हमें अपनी घरेलू अर्थव्यवस्था की नींव की तरफ भी देखना चाहिए। हाँ, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक पूंजी का प्रवाह बिल्कुल जमीनी स्तर तक, मतलब अंतिम व्यक्ति तक सुचारू रूप से ना पहुंचे। सही कहा। और यहीं पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का एक नया प्रस्ताव बहुत अहम हो जाता है। आप उस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट या बीसी मॉडल की बात कर रहे हैं ना? जी, आरबीआई ने इस बीसी मॉडल में सुधार का प्रस्ताव दिया है। इसका मुख्य उद्देश्य दूर-दराज के इलाकों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच को आसान बनाना है। मुझे इस बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट मॉडल पर थोड़ा सा संदेह है। अच्छा, क्यों? मतलब अक्सर ये कहा जाता है कि कागजों पर तो करोड़ों बैंक खाते खुल गए, लेकिन क्या असल में जमीनी स्तर पर ये मॉडल काम कर रहा है? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। क्योंकि ग्रामीण इलाकों में आज भी कनेक्टिविटी की बड़ी समस्या है। लोग आज भी रोजमर्रा के लेन देन के लिए कैश पर ही निर्भर है। तो क्या ये मॉडल सिर्फ एक दिखावा या एक बैंडेड समाधान नहीं है? देखिए, इस तरह का संशय होना बहुत स्वाभाविक है, लेकिन इसे हम ऐसे समझते हैं। मान लीजिए देश की बैंकिंग प्रणाली एक इंसान के शरीर की तरह है। ठीक है। बड़े बैंक और उनकी जो शाखाएं हैं वो मुख्य धमनियां हैं जो बड़े पैमाने पर खून का प्रवाह यानी पूंजी का प्रवाह करती हैं। हाँ? लेकिन शरीर के हर छोटे अंग तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए धमनियां काफी नहीं होती। उसके लिए हमें सूक्ष्म केशिकाओं की, मतलब कैपिलरीज की जरूरत होती है। अच्छा, तो ये बीसी मॉडल वो केशिकाएं हैं? बिल्कुल, बीसी मॉडल बैंकिंग सिस्टम की वही सूक्ष्म केशिकाएं हैं। जब किसी गांव में कोई व्यक्ति एक छोटे से माइक्रो एटीएम पर अपना अंगूठा लगाकर अपने खाते से 500 रुपए निकालता है ना, तो वो इसी मॉडल का इस्तेमाल कर रहा होता है। हाँ, और इसके साथ प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का जो संबंध है वो बहुत गहरा है। जी। मुद्रा योजना ने हाल ही में 11 साल पूरे किए हैं। जी, ये छोटे उद्यमियों के लिए शुरू की गई थी। हाँ, छोटे दुकानदारों और रेडी पटरी वालों को बिना गारंटी के जो ऋण दिया गया है उस पैसे को उन तक पहुंचाने में यही बीसी मॉडल सबसे अहम भूमिका निभाता है। मतलब उनके छोटे छोटे लेन देन का हिसाब रखना और ऋण की वसूली करना, ये सब बीसी मॉडल के जरिए ही होता है। बिल्कुल, और आरबीआई के नए सुधारों का मकसद इन्हीं केशिकाओं के तकनीकी खामियों को दूर करना है ताकि धोखाधड़ी से बचा जा सके। अब ये बात बिल्कुल साफ हो गई कि जमीनी स्तर पर कैश का फ्लो कैसे बना रहता है, और जब निचले स्तर पर छोटे व्यवसायों के पास पैसा आता है तो उसका असर पिरामिड के ऊपरी हिस्से पर भी पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है। हाँ, कॉर्पोरेट जगत की दो बड़ी खबरें इस बात का सीधा प्रमाण है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई ने आदित्य बिरला हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड में 2,750 करोड़ रुपए के पूंजी निवेश को मंजूरी दे दी है। जी, इंद्रिया लिमिटेड द्वारा ये निवेश किया जा रहा है। हाँ, और दूसरी तरफ बाजार नियामक सेबी ने बजाज अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट लिमिटेड को पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज या पीएमएस शुरू करने की अनुमति दे दी है। देखिए, ये दोनों खबरें अर्थव्यवस्था की परिपक्वता को दर्शाती हैं। हाउसिंग फाइनेंस में 2,750 करोड़ का जो निवेश है वो ये बताता है कि टियर 2 और टियर 3 शहरों में लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है। मतलब लोग घर खरीदने के लिए बड़े पैमाने पर लोन ले रहे हैं। हाँ, और दूसरी ओर ये जो पीएमएस या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस का शुरू होना, ये एक अलग ही कहानी कहता है। ये पीएमएस आम म्यूचुअल फंड से कैसे अलग होता है? तो पीएमएस आम म्यूचुअल फंड से काफी अलग होता है। ये मुख्य रूप से उच्च निवल मूल्य वाले व्यक्तियों के लिए
जिन्हें हम HNI कहते हैं, उनके लिए कस्टमाइज्ड निवेश सेवा है। अच्छा, मतलब इसमें न्यूनतम निवेश की सीमा काफी ज्यादा होती होगी? बहुत ज्यादा। तो सेबी की ये मंजूरी ये दर्शाती है कि देश में वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर कितनी तेजी से बढ़ रहा है। लोगों के पास बाजार में निवेश करने के लिए अब सरप्लस कैपिटल आ रही है। तो निचले स्तर पर मुद्रा योजना से लेकर शीर्ष स्तर पर वेल्थ मैनेजमेंट तक ये पूरी वित्तीय प्रणाली आज के समय में बिना एक मजबूत डिजिटल ढांचे के तो काम कर ही नहीं सकती। बिल्कुल नहीं, तकनीक के बिना तो ये सब ठप पड़ जाएगा। तो अब हम तकनीक और ई-गवर्नेंस के उसी पहलू पर आते हैं जो इस पूरी व्यवस्था का नर्वस सिस्टम बन चुका है। रेजरपे और ओपनएआई के बीच जो साझेदारी हुई है वो टेक की दुनिया की एक बहुत बड़ी खबर है। ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य है एआई संचालित एप्लीकेशंस के भीतर पेमेंट इंटीग्रेशन को बहुत आसान बनाना। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा डेवलपर्स की परेशानी को देखना होगा। वो कैसे? आज कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपर एक नया एआई टूल तो बड़ी मेहनत से बना लेता है। हाँ, कोडिंग करके। लेकिन जब बात उस टूल के जरिए पैसे कमाने की आती है, मतलब मोनेटाइजेशन की, तो पेमेंट गेटवे को जोड़ना एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया बन जाती है। बहुत सारा तकनीकी झंझट होता होगा। बिल्कुल। तो रेजरपे और ओपनएआई ने मिलकर इसी तकनीकी अड़चन को खत्म कर दिया है। अब कोई भी डेवलपर अपने एआई प्लेटफॉर्म के अंदर एक साधारण प्लग एंड प्ले तरीके से भुगतान प्रणाली जोड़ सकता है। अरे वाह, ये तो देश के नर्वस सिस्टम में एक रिफ्लेक्स एक्शन की तरह काम करेगा। बहुत सही तुलना की आपने। जैसे ही कोई उपयोगकर्ता कोई सर्विस लेगा, सिस्टम बिना किसी इंसानी मदद के तुरंत पेमेंट की प्रक्रिया पूरी कर लेगा, एकदम तेज और सटीक। लेकिन ये नर्वस सिस्टम तभी सही काम करेगा जब उसे जमीनी हकीकत का सही अंदाजा होए, है ना? जी बिल्कुल। तो भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI और मैप माई इंडिया की साझेदारी इसी स्थानिक जागरूकता मतलब स्पेशल अवेयरनेस का काम कर रही है। ये कैसे, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, आज आधार कार्ड हमारी वित्तीय और नागरिक सेवाओं का सबसे मुख्य दरवाजा है। हाँ, हर चीज के लिए आधार चाहिए। लेकिन कई बार लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके आसपास वैध और अधिकृत आधार सेवा केंद्र आखिर हैं कहाँ, और इसी गलत जानकारी की वजह से वो कई बार धोखाधड़ी का शिकार हो जाते हैं। हाँ, अनधिकृत एजेंट उनसे पैसे ऐंठ लेते हैं। बिल्कुल। तो UIDAI ने अब मैपल्स ऐप पर इन अधिकृत केंद्रों को इंटीग्रेट कर दिया है। ये सिर्फ एक नक्शा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही सटीक और प्रमाणित डेटाबेस है जो नागरिकों को गलत रास्तों पर जाने से बचाएगा। बहुत ही बढ़िया कदम है ये। और तकनीक का ये विस्तार हमें ये भी बताता है कि भविष्य पूरी तरह से AI और डिजिटल डेटा पर ही निर्भर होने वाला है। लेकिन इस भविष्य को चलाने के लिए इंसानी दिमाग की जरूरत तो हमेशा रहेगी ना? हाँ, मशीनें अपने आप तो नहीं चलेंगी। इसी दिशा में माइक्रोसॉफ्ट और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच एक MOU साइन हुआ है। इसके तहत मोहाली कैंपस में एक AI स्किल सेंटर बनाया जाएगा। ओह, तो ये छात्रों को इंडस्ट्री के लिए तैयार करेगा? बिल्कुल। आज इंडस्ट्री के पास बहुत ही एडवांस उपकरण हैं, लेकिन शिक्षण संस्थानों से जो छात्र निकल रहे हैं उनके पास उन उपकरणों को संभालने का प्रैक्टिकल ज्ञान नहीं है। थ्योरी पता है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं। हाँ, तो ये AI स्किल सेंटर उसी गैप को भरने का काम करेगा। इससे उद्योग जगत को सीधे तौर पर प्रशिक्षित डिजिटल पेशेवर मिल सकेंगे। तो तकनीक हमारे रोजमर्रा के जीवन को जितना आसान और सुरक्षित बना रही है, राष्ट्रीय सुरक्षा और भौतिक सीमाओं पर उसका रूप उतना ही आक्रामक भी हो सकता है। जी, ये तो तकनीक का दूसरा पहलू है। और यहीं से हम विकास, सुरक्षा और पर्यावरण के बीच के उन अंतर विरोधों में प्रवेश करते हैं जिनका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। हाँ, वो विरोधाभास। भारतीय सेना ने हाल ही में अनमैन्ड एरियल सिस्टम यानी UAS और लॉइटरिंग म्यूनिशंस के लिए एक नए टेक्नोलॉजी रोड मैप का अनावरण किया है। देखिए, ये जो लॉइटरिंग म्यूनिशंस है ना, ये आधुनिक युद्ध कौशल का एक बहुत ही खतरनाक और सटीक हथियार है। ये कैसे काम करते हैं? इन्हें आम भाषा में कामेकेज ड्रोन कहा जाता है। ये कोई आम मिसाइल नहीं है जिन्हें दागने के बाद रोका न जा सके। अच्छा। नहीं, ये ड्रोन हवा में काफी देर तक मंडराते रहते हैं, मतलब लॉइटर करते हैं। ये दुश्मन के इलाके की टोह लेते हैं। मतलब वो टारगेट ढूंढते रहते हैं। हाँ, और जैसे ही कोई पुख्ता लक्ष्य दिखता है, जैसे कि दुश्मन का कोई रडार स्टेशन या टैंक, तो वे खुद को उस लक्ष्य से टकराकर नष्ट कर देते हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही एडवांस तकनीक है। सेना का ये नया रोड मैप साफ कर देता है कि भविष्य की जंग अब सैनिकों की संख्या से नहीं लड़ी जाएगी। तो फिर किससे लड़ी जाएगी? ये जंग लड़ी जाएगी स्वदेशी मानव रहित प्रणालियों और असम्मित युद्ध यानी एसिमेट्रिक वॉरफेयर की क्षमताओं से।
जहां एक बहुत ही सस्ता ड्रोन दुश्मन के करोड़ों के टैंक को तबाह कर सकता है। एक तरफ आसमान में हम इतनी नई और आक्रामक सैन्य तकनीक का परीक्षण कर रहे हैं, वहीं जमीन और पर्यावरण के स्तर पर भारत अंतर्राष्ट्रीय संधियों में अपनी बहुत गहरी छाप छोड़ रहा है। जी, नगोया प्रोटोकॉल का मामला इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। हाँ, नगोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र, जिसे IRCC कहते हैं, उसे जारी करने में भारत शीर्ष पर पहुंच गया है। ये बहुत ही तकनीकी लेकिन बेहद महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल है। हमारे श्रोताओं के लिए क्या आप इसे थोड़ा सरल भाषा में समझाएंगे? बिल्कुल। नगोया प्रोटोकॉल मुख्य रूप से इस बात पर केंद्रित है कि किसी देश की जो जैविक संपदा या आनुवांशिक संसाधन है, जैसे हमारे यहाँ के कोई विशेष औषधीय पौधे हो गए। हाँ बिल्कुल। मान लीजिए भारत के किसी पौधे का इस्तेमाल करके कोई विदेशी कंपनी दवाई बनाती है और उससे करोड़ों का मुनाफा कमाती है, तो उस मुनाफे का क्या? तो नागोया प्रोटोकॉल ये तय करता है कि उस मुनाफे का एक उचित हिस्सा भारत और उस जगह के स्थानीय समुदायों को मिलना चाहिए जहां से वो पौधा लिया गया था। अच्छा, इसे ही शायद बायोपायरेसी रोकना कहते हैं। एकदम सही। भारत द्वारा सबसे अधिक IRCC जारी करना ये दिखाता है कि हम बायोपायरेसी को रोकने और अपनी जैव संपदा की रक्षा करने में ग्लोबल लीडर बन चुके हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माण में भारत की बहुत बड़ी जीत है, लेकिन यहीं पर वो सबसे तीखा विरोधाभास सामने आता है जिसकी मैंने बात की थी। जी, गुरुगांव वाला मामला। हाँ, एक तरफ हम बायोडायवर्सिटी के ग्लोबल चैंपियन हैं और दूसरी तरफ सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर मतलब CREA की रिपोर्ट बताती है कि मार्च के महीने में गुरुगांव भारत का सबसे प्रदूषित शहर रहा। ये बहुत ही चिंताजनक बात है। वहाँ PM 2.5 का स्तर सुरक्षित सीमा से कई गुना ज्यादा दर्ज किया गया। हमारे सुनने वालों के लिए बता दूं कि PM 2.5 हवा में मौजूद वो बारीक कण हैं जो हमारे शरीर के श्वसन तंत्र के सुरक्षा घेरे को बहुत आसानी से पार कर जाता है। जी, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म होते हैं। हाँ, इसका आकार इंसान के बाल से भी कई गुना छोटा होता है, इसलिए ये सीधे फेफड़ों की गहराई में और वहां से हमारे रक्त प्रवाह में मतलब खून में प्रवेश कर जाता है। और गुरुग्राम तो देश के सबसे बड़े कॉरपोरेट और IT हब में से एक है। बिल्कुल, वहां ऐसी स्थिति होना कई गंभीर सवाल खड़े करता है। कागजों पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारी नीतियां जितनी शानदार दिखती हैं, जमीन पर औद्योगिक विकास और वाहनों के धुएं के बीच हम उन नीतियों को लागू करने में उतने ही बेबस नजर आते हैं। आर्थिक विकास और सार्वजनिक स्वास्थ्य के बीच का ये ऐसा तनाव है जिसे सिर्फ संधियों पर हस्ताक्षर करके नहीं सुलझाया जा सकता। तो फिर इसका समाधान क्या है? इस सार्वजनिक स्वास्थ्य के संकट को सुलझाने के लिए ना निचले स्तर पर मतलब जमीन पर काम करना जरूरी है। क्या कोई ऐसा मॉडल है जिस पर काम हो रहा हो? हाँ, महाराष्ट्र सरकार द्वारा विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर एक बहुत अच्छा अभियान शुरू किया गया है जिसका नाम है माझा गांव आरोग्य संपन्न गांव। इसका मतलब मेरा गांव स्वस्थ गांव है ना? जी, अक्सर हमारी स्वास्थ्य नीतियां बीमार होने के बाद के इलाज पर केंद्रित होती हैं। मतलब बड़े बड़े अस्पताल बनाओ और महंगी दवाइयां लाओ। हाँ, जो कि क्यूरेटिव अप्रोच है। लेकिन ये जो अभियान है ये ग्रामीण स्तर पर निवारक स्वास्थ्य यानी प्रिवेंटिव हेल्थ और स्वच्छता पर जोर देता है। मतलब बीमारी को होने ही मत दो। बिल्कुल। अगर पीने का पानी साफ हो, मल जल की सही निकासी हो, तो प्राथमिक स्तर पर ही बहुत सी बीमारियों को रोका जा सकता है। इससे स्वास्थ्य प्रणाली पर पड़ने वाला जो बोझ है वो अपने आप कम हो जाएगा। मतलब ये अभियान बड़ी नीतियों को जमीन पर उतारने की एक बहुत ही ठोस कोशिश है। सही कहा। अच्छा, नीतियाँ, अर्थव्यवस्था और तकनीक का ये जो पूरा ढांचा है, ये अंततः इंसानों के इर्द गिर्द ही घूमता है। बिना इंसानों के सब कैसे चलेगा? बिल्कुल। इस तंत्र को चलाने वाले और इसमें बदलाव लाने वाले लोग ही तो सबसे महत्वपूर्ण हैं। तो प्रशासन और कॉरपोरेट जगत में हो रहे कुछ नए बदलावों पर भी नजर डाल लेते हैं। जी, कुछ अहम नियुक्तियां हुई हैं। तेजवीर सिंह ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत रसायन और पेट्रोकेमिकल्स विभाग के सचिव के रूप में कार्यभार संभाल लिया है। ये बहुत ही क्रिटिकल रूल है क्योंकि भारत इस समय खुद को वैश्विक फार्मास्यूटिकल और पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। हाँ, तो इस विभाग में एक मजबूत नेतृत्व का होना बहुत जरूरी हो जाता है। और कॉर्पोरेट मोर्चे पर भी कुछ हलचल है। IT सेवा कंपनी जो है ना कोफोर्ज, उसने सुनील फर्नांडिस को अपना चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। जी, और इसके अलावा एक ब्रांडिंग से जुड़ी खबर भी है जिसने मेरा ध्यान खींचा। कौन सी खबर? जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड ने अभिनेता रणवीर सिंह को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एक स्टील कंपनी और रणवीर सिंह, ये थोड़ा अजीब नहीं है? यही तो बात है।
एक B2B कंपनी जो मुख्य रूप से दूसरे उद्योगों को अपना माल बेचती है, उसका रणवीर सिंह जैसे एक बहुत बड़े उपभोक्ता चेहरे को चुनना, मतलब कंज्यूमर फेस को चुनना। हाँ, ये बताता है कि बाजार कैसे तेजी से बदल रहा है। अब स्टील सिर्फ पुलों या इमारतों के अंदर छुपने वाली चीज नहीं रह गई है। तो अब ये कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? आज मॉड्यूलर किचन, प्रीमियम बर्तनों और आधुनिक वास्तुकला के जरिए ये सीधे उपभोक्ताओं के घरों में प्रवेश कर रहा है। अच्छा, तो इसीलिए B2B कंपनियां भी अब B2C कंपनियों की तरह अपनी एक ब्रांड पहचान बनाने में इतना भारी निवेश कर रही हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सभी कॉर्पोरेट और रणनीतिक बदलावों के बीच मेरे पास आज मानव क्षमता और दृढ़ इच्छा शक्ति की एक ऐसी खबर है जो इन सभी चीजों से बहुत ऊपर है। आप पायल नाग की बात कर रही हैं ना? हाँ, ओडिशा की पायल नाग ने अंतर्राष्ट्रीय पैरा तीरंदाजी में इतिहास रच दिया है। वो स्वर्ण पदक जीतने वाली दुनिया की पहली क्वाड्रुपल एम्प्यूटी बन गई हैं। श्रोताओं की जानकारी के लिए बता दूं कि क्वाड्रुपल एम्प्यूटी का अर्थ है वो व्यक्ति जिसके दोनों हाथ और दोनों पैर नहीं हैं। सोचिए, ये सिर्फ एक खेल की खबर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये शरीर विज्ञान और इंसानी जज्बे का एक अकल्पनीय संगम है। मतलब जब किसी एथलीट के हाथ नहीं होते तो तीरंदाजी जैसे खेल में जहां 1 मिलीमीटर की सटीकता चाहिए होती है, वहां निशाना लगाना शारीरिक रूप से लगभग असंभव सा लगता है। जी, ऐसे एथलीट अक्सर अपने कंधे के मूवमेंट और मुंह से ट्रिगर खींचने जैसी बहुत ही विशेष तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। और इस स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उतरना और सिर्फ हिस्सा ही नहीं लेना बल्कि स्वर्ण पदक जीतना, ये साबित करता है कि जब इंसानी जिद किसी चीज को ठान लेती है ना, तो कोई भी शारीरिक या तकनीकी बाधा उसे रोक नहीं सकती। सच में पायल नाग की ये जीत आज के हमारे पूरे विश्लेषण का सबसे मजबूत और सबसे ज्यादा प्रेरणादायक पहलू है। बिल्कुल, इससे बेहतर मिसाल और क्या हो सकती है। तो चलिए, आज हमने जिन भी प्रमुख कड़ियों को जोड़ा है उन्हें एक बार जल्दी से समेट लेते हैं। हमने समझा कि पश्चिम एशिया के संकट के बीच भारत की 6.2% विकास दर और 4 साल पुराने ECTS समझौते कैसे हमारी अर्थव्यवस्था को स्थिर रखे हुए हैं। जी। इसके बाद हमने रिकॉर्ड कॉफी निर्यात और इंडिया पोस्ट की ग्लोबल लॉजिस्टिक्स महत्वाकांक्षाओं को भी देखा। और घरेलू स्तर पर बैंकिंग सिस्टम की केशिकाओं के रूप में जो BC मॉडल और मुद्रा योजना काम कर रही है, उस पर हमने बात की। हाँ, साथ ही रियल एस्टेट और वेल्थ मैनेजमेंट में हो रहे भारी निवेश के अर्थ को भी डिकोड किया। तकनीक में रेजर पे और OpenAI के पेमेंट रिफ्लेक्स और मैप माई इंडिया की स्थानिक जागरूकता पर हमारी चर्चा हुई। और अंत में मानव रहित ड्रोन, नागोया प्रोटोकॉल बनाम गुरुग्राम के प्रदूषण का विरोधाभास और पायल नाग की उस अविश्वसनीय जीत का विश्लेषण किया। ये वाकई में एक बहुत ही गहरा और बहुआयामी सफर था। इन सभी अलग अलग लगने वाली घटनाओं का आपस में जुड़ना ही ये तय करता है कि कोई देश भविष्य की चुनौतियों के लिए कितना तैयार है। बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन इस पूरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक बहुत ही बुनियादी और गहरा सवाल पैदा होता है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए। कैसा सवाल? देखिए, एक तरफ हमने आज देखा कि रेजर पे और OpenAI मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जहां एक मशीन अपने आप वित्तीय लेन देन कर सकती है। जी। और दूसरी तरफ हमारी सेना एक ऐसे लॉइटरिंग म्यूनिशंस का रोड मैप तैयार कर रही है जहां एक ड्रोन खुद ये तय कर सकता है कि उसे किस लक्ष्य से जाकर टकराना है। हाँ, दोनों ही ऑटोमेटेड सिस्टम है। बिल्कुल। तो जैसे जैसे ये स्वचालित प्रणालियां हमारी अर्थव्यवस्था और हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा में इंसानों की जगह ले रही हैं, क्या भविष्य में हमारे पास इन मशीनों की जवाबदेही तय करने के लिए पर्याप्त कानूनी और नैतिक नीतियां मौजूद हैं? बहुत गहरा सवाल है। सोचिए, जब कोई मशीन कोई बड़ी आर्थिक या सामरिक गलती कर देगी तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किस पर डाली जाएगी? मशीन पर या उसे बनाने वाले इंसान पर? ये तो आने वाले समय में दुनिया भर के नीति निर्माताओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला है। हाँ, और इस पर चिंतन करना हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए, इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस गहन विश्लेषण को हम यहीं समाप्त करते हैं। जी, सभी को धन्यवाद। अध्ययन करते रहें और हर खबर के पीछे का तंत्र समझते रहें। नमस्कार।